बच्चों, अपने इनकम टैक्स सैलरी हेड है ना। और क्वेश्चन नंबर हो गया 17। इसमें दिया हुआ है विनय जैन राजस्थान सरकार के वित्त विभाग में काम करते हैं, उप संचालक के पद पर। तो डायरेक्टर हो गया, जोधपुर में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट, है ना। राजस्थान सरकार लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो अपने लिए भी ये विशेष है क्योंकि इतने सवालों में पहली बार ऐसा सवाल आया जिसमें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्हें 1 जनवरी 2015 से इस पे स्केल पर 40,000, 1,000 और 1,00,000 की श्रृंखला में 60,000 रुपये प्रति माह पर नियुक्त किया गया। ठीक है। उसके बाद में कहता है वे वेतन का 60% महंगाई भत्ते के रूप में 1 अक्टूबर 2019 से प्राप्त करते हैं। इससे पहले वे वेतन का 50% प्राप्त करते थे। तो हमें डीए के मामले में ये डेट इंपॉर्टेंट हो गई, और इस डेट के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो पहले 50% डीए लेना है 1 अक्टूबर से पहले, और 1 अक्टूबर के बाद में अपने को कितना लेना है, 60% लेना है। आप कर लोगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेट्स ध्यान में रखना। उनको वेतन का 6% शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कंपल्सरी अलाउंस मिलता है, और 1,000 रुपये प्रति माह एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता मिलता है। आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो प्रीवियस ईयर होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 मार्च 19 से 28 फरवरी 20। ठीक है। अब मान लो 20 में 29 का फरवरी है तो 29 का लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम डे वाइज नहीं चलते, मंथ वाइज चलते। पर मार्च से फरवरी गत वर्ष ये है। आगे 400 रुपये प्रति माह जनजाति भत्ता भी प्राप्त होता है। और उसके बाद में लिखता है ये जनजाति भत्ता ट्राइबल एरिया अलाउंस हो गया। जुलाई और अगस्त 2019 में वे 2 माह के चिकित्सा अवकाश पर रहे। इस अवधि में उनको आधे मूल वेतन प्राप्त हुआ। तो मेडिकल में गया हुआ था ये व्यक्ति, तो 2 महीने बीमार था, आप ऐसे समझ लें। तो उस समय उसे बेसिक सैलरी हाफ मिली। तो वो हाफ का मतलब हो गया कि जो भी उसकी सैलरी है उस समय, वो बेसिक सैलरी हाफ मिली। अब बेसिक सैलरी हाफ मिली तो डीए भी उस दौरान उसका परसेंटेज है तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो 2 महीने इसमें अलग से दिखाना है। उनका चिकित्सा व्यय 30,000 रुपये जो कि सरकारी अस्पताल से संबंधित है का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया गया। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का संपूर्ण खर्च कर मुक्त होता है। उनको घर से कार्यालय आने जाने और कार्यालय कार्यों के लिए एक मोटर कार जो 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता, 1.4 लीटर क्यूबिक क्षमता सीसी की है। अब इसमें हम नोटिस करें, उनको कार्यालय आने और जाने, तो ये ऑफिस काम ही होता है, आना जाना। और कार्यालय के कार्यों के लिए यानी ऑफिशियल पर्पज ही हो गया सारा का सारा 100%। तो ऑफिशियल पर्पज के लिए कार की सुविधा दी गई थी, और ऑफिशियल पर्पज के लिए दी है तो वो कर मुक्त होती है। पर्सनल उपयोग तो है ही नहीं इसमें, कहीं पे बता दो। घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, 2 काम। उसके अलावा खाली ऑफिस का ही काम करना, तो ये क्या हो गई, ऑफिशियल यूज। और ऑफिशियल यूज ऑफ कार जो है वो कर मुक्त होता है। आगे उनको सरकार द्वारा रियायती दर पर एक बंगला दिया गया था जिसका उचित किराया 1,500 रुपये प्रति माह है। तो मकान जो है वो गवर्नमेंट का खुद का है।
इस सुविधा के लिए उनके मूल वेतन का 6% काट लिया जाता है। यदि यह सुविधा रियायती दर पर नहीं दी जाती तो उनके मूल वेतन का 10% काटा जाता। तो हमने नियम में ये पढ़ा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूल्स में कि जो नियम होते हैं उसके अनुसार होता है ना। तो नियम ये था कि 10% कटना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना काटा? 6%। तो 4% टैक्सेबल हो जाएगा, बस इतना ही है। बेसिक सैलरी का 4%, 4% ऑफ बेसिक सैलरी। ये देखो मूल वेतन लिखा हुआ। 30 अप्रैल 2019 को सरकारी घोषणा के अनुसार उनको 1 अक्टूबर 2018 से 15,000 रुपये प्रति माह अंतरिम सहायता दी गई। इंटरिम रिलीफ होता है, एक्स्ट्रा पैसे समझ लो आप इसे। तो वो दी गई, ये आपके टैक्सेबल हो जाएगी, इसमें कोई इश्यू भी नहीं है। नवंबर 2019 में 1 माह के उपार्जित अवकाश के समर्पण पर उनको 1 माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ते नकद में प्राप्त होता है। तो अर्न लीव सैलरी हो गया, अर्जित अवकाश है ना। तो अर्न लीव सैलरी 1 महीने की मिली थी, कौन से दिसंबर में मिली है? नवंबर में। तो नवंबर के हिसाब से उसको लेना है। आगे, वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए लंदन गए, जिसके हृदय की सर्जरी मान्यता प्राप्त बीमारी, वे 1,50,000 सरकार द्वारा चुकाए गए। तो अपने मेडिकल फैसिलिटी में एक विदेश में चिकित्सा सुविधा करके पॉइंट आया था, ये वो है। उनके अलावा 90,000 रुपये के यात्रा व्यय स्वयं का, पत्नी का और एक सेवक का। स्वयं, पत्नी, सेवक, 3 हो गए। नियम यह है कि बीमार और उसके साथ कोई एक, तो 2 फ्री होते हैं, तीसरा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और 24,000 रुपये उनके लंदन में रहने और ठहरने के खर्च भी सरकार द्वारा भुगतान किए गए। रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत राशि 1,65,000 रुपये थी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे, समझ में आती है ये बात? तो ये सारा पॉइंट, यानी आरबीआई की लिमिट है ना, आरबीआई द्वारा हमारे रूल में लिखा हुआ था, आपने पढ़ा होगा। तो आरबीआई जो करती है वो 1,60,000 है किसी, और ये किसके लिए होता है? रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया बीमारी और ठहरने के लिए। ठीक है। आगे, नियोजन करके प्रोफेशनल टैक्स के 500 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए हैं, लेकिन कर्मचारी ने गत वर्ष के दौरान देय राशि में से केवल 250 रुपये का भुगतान किया था। ठीक। तो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने खुद नहीं चुकाया है, इसमें ये बात क्लियर करता है ना। तो जितना वो चुकाता है उतना लेस कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की कर योग्य आय यह मानते हुए ज्ञात करें कि उन्हें किसी अन्य शीर्षक की कोई आय नहीं है, उसे और कोई इनकम, अदर कोई इनकम उसके नहीं होती है, यानी जो मिल रहा है वो यही है। ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट मार्क कर ले, अच्छा क्वेश्चन है, विनय जैन। और ये सारा क्वेश्चन आपके वापस इंग्लिश में मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसका आंसर ये आना चाहिए, देखें इसे। आंसर क्वेश्चन नंबर 17। टेबल बनाएंगे सबसे पहले। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल
सैलरी ऑफ मिस्टर जो है ऑफ फॉर AY 2020-21। आप लोगों ने ये देखा होगा AY जो है असेसमेंट ईयर वो केवल लिखा जाता है, क्योंकि जो रूल्स होते हैं ना वो 20-21 के होते हैं और इनकम जो होती है ना 19-20 की होती है। समझ रहे हो ये बात? इसलिए जो किताब जब हम परचेज करते हैं तो असेसमेंट ईयर देखा जाता है कि उसमें कौन से साल के रूल हैं, और जब असेसमेंट ईयर हमारा जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे पीछे का एक साल जो होता है उसकी इनकम दी जाती है। ये इतना ही है। नंबर 1, बेसिक सैलरी। हाँ हाँ, तो बेसिक सैलरी आपके दे रखी है प्रश्न में, कितनी कहता है वो? पे स्केल से कहता है, तो पे स्केल बनाना पड़ेगा। तो बेसिक सैलरी लिखो, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट 1, यानी पहले वर्किंग नोट से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिख दे वर्किंग नोट 1 बेसिक सैलरी। इस प्रश्न में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिक सैलरी, क्योंकि पे स्केल भी दे रखा है। पे स्केल इसका कब से दे रखा है? 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015। सबसे पहले तो यहाँ से ये लिखना है, फिर 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20 तक ही चाहिए अपने को। दिसंबर 20 तक में अपना आ जाएगा। तो ये आपका पे स्केल हो गया। सबसे पहले सैलरी वो कहता है 60,000 है, फिर 1000 रुपये बढ़ जाती है 61,000, फिर 1000 रुपये बढ़ जाती है 62,000, फिर 1000 रुपये बढ़ जाती है 63,000, फिर 1000 रुपये बढ़ जाती है 64,000, फिर 1000 रुपये बढ़ जाती है 65,000। है ना? ऐसे ही है। ये पे स्केल है, क्योंकि पे स्केल इसमें दिया हुआ है। कितना है प्रश्न में? हाँ, 40,000। मैं लिख देता हूँ 40,000, 1,000, 1,00,000। तो जब तक 1,00,000 नहीं होगी तब तक 1000-1000 रुपये बढ़ती जाएगी। अब ये पूरे साल नौकरी करता है, तो पूरे साल नौकरी का मतलब कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 महीने में 10 महीने कौन से आएंगे? तो सबसे पहला काम हमारा है कि ये कौन सा एम्प्लॉय है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर आपको इसमें क्या करना होता है? 1 मार्च से स्टार्ट करना है। 1 मार्च 19 से 28 या 29 फरवरी 2020। ठीक है ना? यानी मार्च से स्टार्ट करेंगे तो मार्च से दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर चल रहा है, देखो ये, है ना? तो दिसंबर तक 10 महीने होता है, तो 64,000 इंटू 10। तो 10 महीने ऊपर आ गए तो नीचे कितने आ जाएंगे? 2 महीने। अब इसकी मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 64,000, 6,40,000, और ये आ जाएगा 1,30,000, 7,70,000। ये 12 महीनों की है, 12 मंथ है, और पूरी सैलरी है। हमें 2 महीने ऐसे निकालने हैं इसमें से जिसमें पूरी सैलरी नहीं मिली थी, आधी मिली थी। तो आधी मिली थी तो कटी कितनी थी? आधी कटी थी। आधी मिलने का मतलब है आधी कटी थी। तो 2 महीने कौन से हैं वो? दिसंबर से पहले है क्या? दिसंबर से पहले मतलब 64,000। तो 64,000 का आधा 32,000 लेस 2 मंथ हाफ सैलरी। तो वो 32,000 और 32,000 होगी, यानी इसमें से 64,000 घटा दो। घटाने पर जो आएगा
वो बेसिक सैलरी होगी 7,06,000, ये आपके बेसिक सैलरी। वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वेरी गुड। लिखा था प्रश्न में कि 2 महीने आधा मिला है। अच्छा, अब तो आप मेरे हिसाब से प्रश्न पढ़ना भी सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है आप। और ये भी नोटिस करो, जिस तरह से मैं अंडरलाइन करता हूँ एक एक चीज को, आपने नोटिस किया होगा। एक बार वापस इसको देखो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ये देखो पूरा प्रश्न कैसे पढ़ा हुआ है मैंने, किस तरह से उस चीज को हम पढ़ें, किस चीज से उसको समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो महीना अंडरलाइन किया हुआ है, हर चीज अंडरलाइन, रुपए का किसके क्या है, ये पढ़ने का तरीका होता है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो वो आधा अच्छा सही हो गया कि हाँ आपने सही तरीके से समझ लिया। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है बच्चों, है ना। क्वेश्चन जब रीड करते हो तो इतना अच्छे से पढ़ो कि वो आधा तो उसी समय सॉल्व हो जाए, और याद रखो उसको। कोई चीज भूल जाते हैं तो भी एग्जाम में रह जाता है, और जब पूरा कंप्लीट सवाल कर दो तो फिर एक बार पढ़ो उसको कि कहीं कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, क्योंकि ये पैराग्राफ में होता है क्वेश्चन। तो पैराग्राफ में कोई लाइन छूट गई तो अपने नुकसान हो जाएगा। चलो, वर्किंग नोट फर्स्ट से कितना आया? 7,06,000। बेसिक सैलरी हमने सबसे पहले ले लिया, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। अब उसके बाद में नंबर 2, तो वो आपके डीए आएगा, डियरनेस अलाउंस। तो डीए भी बड़ा विशेष है इसमें। अक्टूबर तक का जो सैलरी है उसमें तो 50%, और अक्टूबर के बाद की सैलरी है उस पर 60%। तो इसमें भी वर्किंग नोट लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2, ये नीचे आ जाओ। इसी पे स्केल में आप लोगों को ये तय करना है कि अक्टूबर तक सैलरी कितनी थी। तो वर्किंग नोट नंबर 2 डीए, है ना। वो कहते हैं अक्टूबर तक तो उसका 50% है, तो मार्च से शुरू करें। मार्च टू अक्टूबर 7 महीने होते हैं, काउंट कर लिए? इतनी देर लगती है क्या? 7 महीने होते हैं ना। ऐसा है, अप्रैल से अक्टूबर 6 महीने होता है, तो मार्च से 1 महीना बढ़ाना ही तो है, और करना क्या है। तो 7 महीने की बेसिक सैलरी पहले निकालेंगे, और उसके बाद में अपने को चाहिए अक्टूबर के 1 अक्टूबर है क्या? तो अक्टूबर का मतलब मार्च से अक्टूबर नहीं, 1 महीना पहले ले लो। अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है? तो यहाँ पे सितंबर लिख दो। तो और अगला हो जाएगा अक्टूबर से, अक्टूबर टू फरवरी, है ना, 5 महीने। इन 5 महीने की बेसिक सैलरी निकालनी है। इस पे आपको देना है 50%, और इस पे आपको डीए देना है 60%। बस ये इतना ही पार्ट है। अब आप सैलरी जो निकालोगे, ये जो ऊपर पे स्केल दे रखा है उसी में है। दिसंबर तक उसकी 64,000 थी, ठीक है। और जो 2 महीने थे, वो कौन से 2 महीने थे जिसमें हाफ मिली थी? लिखा हुआ है। तो जुलाई और अगस्त, यही तो है, हाफ हाफ मिली थी। तो अब अपने देखो, 7 महीने की सैलरी, उस पहले 7 महीने वो कहते हैं 10,000 तनख्वाह है, सॉरी 64,000 तनख्वाह है। 10 महीने तक कितनी है? 64,000। तो इसमें से ही तो 7 महीने हैं। इस 7 महीने में भी हमें कहाँ तक लेना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर तक लेना है। इसी में वो 2 हाफ महीने किस में आ गए? इसी 7 महीने में 2 हाफ आ गए। तो 2 हाफ हटा दे तो इसका मतलब 6 महीने की लेनी है। 2 आधे हटाने का मतलब 1 महीना हटा दो, तो इसकी सैलरी जो है वो आपकी हो जाएगी 64,000 इंटू 7 माइनस 32,000 माइनस 32,000। तो ये आता है आपके 3,84,000। और इसको एक और तरीके से सीधा कर सकते हो, 6 से गुणा कर दो, 64,000 इंटू 6,
करो कितना आता है? सेम आता है ना, क्योंकि आधे आधा महीना हटाया तो वो एक महीना कम कर दो, सीधा 6 से गुणा करते तो भी आ जाता। पर मैंने आपकी ये इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ सके। जुलाई और अगस्त में उसको आधी तनख्वाह मिली थी, तो 7 महीने से गुणा करके उसमें आधे आधे महीने की 2 तनख्वाह घटा देते हैं। तो घटा देते हैं तो 6 महीने की तनख्वाह बच जाएगी। तो वो हो गया। इसका कितना परसेंट? 3,84,000 का 50% डीए कितना हो जाएगा? 1,92,000। ये पहली अमाउंट आ गई डीए की। अब उसके बाद में इसी तरीके से आगे के जो टाइम है, तो 7 महीने तक तो 64,000 थी, 8वां 9वां और 10वां महीना। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, उसके लिए यानी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने जो हैं उसमें आपके 64,000 पूरी तनख्वाह थी। 64,000 इंटू 3। और जनवरी और फरवरी उसमें उसकी तनख्वाह हो गई 65,000 इंटू 2। 2 महीने हैं, सॉल्व करें कितना हुआ? पहले का पहले का 1,92,000, सही है। और दूसरे का 1,30,000। तो टोटल कितना आ जाएगा? 3,22,000। ये आपके 5 महीने की सैलरी आ गई। देखो ये यहाँ पे लिखा है हमने। इसका कितना परसेंट लेना है? 60%। तो डीए बराबर 3,22,000 इंटू 60%, 1,93,200। ये आपकी दूसरी हो गया डीए। अब आएगा टोटल। तो टोटल कर दो, सीधा सा है 1,92,000 ये रहा, और प्लस आपको करना है 1,93,200। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,85,200। ये आपकी डीए की कैलकुलेशन आ गई। इस पूरे सवाल में ये 2 पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सैलरी और डीए। क्योंकि इसमें डीए के लिए अपने को फिर से वापस इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ा। सही है ना? तो ये 3,85,000 मेन सवाल में ले जाओ, यहाँ पे आ जाएंगे 3,85,000। पूरा पूरा आता है 200। दोनों वर्किंग नोट हो गए। यानी मेन सवाल में तो खाली 2 लाइनें ही आती है, लेकिन हमने पीछे 10 लाइनें करके आए हैं। तो इनकम टैक्स का सवाल यही होता है, मेन सवाल एक पन्ने पे खत्म हो जाता है और पीछे वर्किंग नोट 2-3 पन्ने में चलते रहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, तीसरा पार्ट है इसमें बेसिक सैलरी के बाद में सीसीए। सीसीए 6% है। तो बेसिक सैलरी का 6% है, तो 7,06,000 का निकाल लो कितना होता है? 42,360। ये 6% ऑफ 706,000 का है। उसके बाद में इंटरटेनमेंट अलाउंस है क्या? क्या है बोलो? इंटरटेनमेंट अलाउंस है ना? तो चौथा लिखो ई ए, इंटरटेनमेंट अलाउंस। 1,000 रुपये पर मंथ है, तो 12 से गुणा कर देंगे 12,000। उसके बाद में ट्राइबल एरिया अलाउंस 5वां लिखो। एरिया अलाउंस, तो ट्राइबल एरिया अलाउंस का पहला नियम है कि राजस्थान में टैक्सेबल है, और ये राजस्थान सरकार का कर्मचारी है, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। कितना मिला ये? 400। याद होगा आप लोगों को रूल में लिखाया था 9 अलग अलग स्टेट में ये कर मुक्त है, 200 रुपये प्रति माह तक। लेकिन राजस्थान में पूर्ण रूप से टैक्सेबल है। तो राजस्थान है, सवाल में लिखा हुआ था, राजस्थान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। कितना हो गया? हाँ बेटा, 4,800। नेक्स्ट 6 पॉइंट,
मेडिकल लास्ट में वो ले लेंगे, हॉस्पिटल वाला छोड़ दो। और बोलो। कार है, और कार तो कर मुक्त है। कार के लिए वर्किंग नोट लिख दो। हाँ, पहले कार का और वो दो सारे का वर्किंग नोट लिख दो। वर्किंग नोट नंबर 3, कार ऑफिस उपयोग में आती है, इसलिए कर मुक्त है। हो गया। एक और वर्किंग नोट लिख दो। मेडिकल का खर्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जम्प्टेड। और दो ही थे पॉइंट, और कौन सा है बोलो, आगे पढ़ो। अब लिखो इंट्रीम रिलीफ। रिलीफ, ये जो पैसा मिलता है आंतरिक सहायता जिसको आप बोल सकते हैं, वो टैक्सेबल होता है हमेशा। तो कितना रुपए मिला है इसे? 15,000 रुपये पर मंथ नहीं है क्या? और वो कौन सी डेट से मिला है? तो इनटू इनटू अपने को पीछे से महीने लेते हुए चलेंगे, कब से। तो प्रश्न में देखो ये, हाँ एक मिनट मैं क्वेश्चन में लेता हूं बेटा इस चीज को। ये रहा, ये लिखता है इसमें 30 अप्रैल 2019 की सरकारी घोषणा के अनुसार उसको 1 अक्टूबर 2018 से 15,000 रुपये महीने मिलेंगे। तो अक्टूबर 18 से स्टार्ट करो काउंट करना, और 19-20 तक आ जाओ। 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 5 महीने तो पिछले साल के हो गए। फरवरी तक ही लेना है ना। 5 महीने तो हो गए पीछे के साल के, और 12 महीने हो गए इस साल के। तो टोटल कितने महीने हो गए? 5 + 12 बराबर 17 मंथ। 17 महीने के लिए उसको पैसा मिलेगा। समझ में आता है ना डेट वाइज। ये उसका क्या है, पुराना जो क्या कहते हैं ना पैसा उसको मिला था। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट्रीम रिलीफ 17 मंथ। तो कितना होता है? 2,55,000। नेक्स्ट, 7th पॉइंट, अर्नड लीव सैलरी। अर्नड लीव सैलरी, तो अर्नड लीव सैलरी कौन से महीने में मिली है उसको? महीना देखो, नवंबर में। तो नवंबर में 64,000 तनख्वाह थी, और उसमें डीए कितना था? तो नवंबर में डीए अक्टूबर के बाद में बदल गया था, तो 60% था। तो 64,000 + 60% ऑफ 64,000 लिख दो। 64,000 + 60% ऑफ 64,000। इसको थोड़ा सफाई से लिख देता हूँ मैं। 60% ऑफ 64,000 कितना हुआ? 1,02,400। प्रश्न में लिखा है बच्चों, आप पढ़ो उसको। क्वेश्चन एक बार वापस पीछे लेके देख लो। उसमें लिखा हुआ है कि बेसिक सैलरी और डीए का 1 महीने का वेतन उसे मिला था। तो बेसिक सैलरी 64,000 और डीए उसी का लेना है 64,000 का 60%। 60% हमें पता है अक्टूबर के बाद का महीना है, इसलिए 60% हो जाएगी। अब आप देखो कितना सीक्वेंस में चलता है क्वेश्चन, हर बात ध्यान में रखनी जरूरी है। नेक्स्ट, 8th पॉइंट, अगला क्या है? हाँ, और कोई पॉइंट रहा है इसके अलावा? हाउस फैसिलिटी भी कर लो इसमें।
हाउस फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी इसलिए टैक्सेबल कर लो क्योंकि इसमें सबसे इजी है। 4% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है। कितना? क्योंकि नियम कहता है 10% लो, उसने दिया है 6%, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 4% ऑफ बेसिक सैलरी, केवल बेसिक सैलरी लिखा हुआ है मूल वेतन का। तो बेसिक सैलरी उसकी कितनी है? हाँ, ऊपर लिखा हुआ है 7,06,000, तो उसका निकाल लो बेसिक सैलरी 7,06,000 का 28,240। सारे पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट अपना है पॉइंट नंबर 9, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी वर्किंग, अरे सब पता है बेटा, अभी ले रहे हैं। विदेश, आपने सुना नहीं, मैंने बताया था प्रोफेशनल टैक्स के बारे में कि सिर्फ घटाना है, तो फिर अभी आएगा नहीं ना, गौर करो। तो मेडिकल फैसिलिटी विदेश में जो है उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट आ जाओ। कितना नंबर होगा? 5 नंबर वर्किंग नोट। अब अपने मेन सवाल में आ जाते हैं 5 नंबर में। अब इतने सारे वर्किंग नोट इसे लगातार चलेंगे और आपको इसमें भी 2-3 बढ़ा के ही लिखने हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, मेडिकल। अब इसमें मेडिकल फैसिलिटी में इसके कितने रुपए खर्च हुए देखो। सबसे पहले मेडिकल का खर्चा कितना हुआ? हाँ, तो सबसे पहले बीमारी का खर्चा ही तो लिखना है, मेडिकल। तो मेडिकल का खर्चा तो अलाउड होता है सारा, है ना, तो 1,50,000 पूरा लिख दो। और यात्रा का खर्चा, है ना, यात्रा का खर्चा एक बार उसको छोड़ दो, यात्रा के खर्चे को। रहने और ठहरने का खर्चा कितना था? 24,000, तो उसे आप लिख दें बोर्डिंग एंड लॉजिंग, लिखा हुआ है देखो किताब में, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इंग्लिश में लिखना है ना। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कितना है? 24,000। लेकिन आप, ये तो 3 लोगों का है, आप केवल 2 को ही टैक्स फ्री कर सकते हो, तो इंटू 2/3 कर दो। खर्चा 3 का है, हमें 2 का लेना है, कितना हुआ? तो 16,000 यहाँ पे लिख लो। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? कितना हो गया टोटल इसका? 1,66,000। ये मेडिकल में उसके हमने अलाउड खर्चे के रूप में इसको लिया। अब ये गणित है, आपको याद रखना है। इसमें से आरबीआई ने कितना कहा है? आरबीआई ने इन दोनों खर्चों के लिए ही क्या कहा है? 1,65,000। तो कितना टैक्सेबल हो गया? हाँ बेटा, 1,000 टैक्सेबल। ओके, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, पहला टैक्सेबल समझ में आ गया। अब यात्रा का खर्चा, यात्रा पे कितना खर्च हुआ? 90,000। तो यात्रा का खर्चा सारा का सारा टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसकी जो ग्रॉस इनकम है वो 2 लाख से अधिक है। तो यहाँ पे लिखें ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दो टैक्सेबल। टैक्सेबल किस कारण से है? क्योंकि उसकी ग्रॉस इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। यदि किसी भी व्यक्ति की ग्रॉस इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो और विदेश में चिकित्सा ले, तो यात्रा के सारे खर्चे टैक्सेबल होते हैं। तो यात्रा का खर्चा कितना हो गया? 90,000। ये भी टैक्सेबल है।
इसको भी बॉक्स में बंद कर। और एक और खर्चा, हमने ये तो बता दिया कि कर मुक्त कितना है, ठहरने का और खाने पीने का, जो वहां पे बोर्डिंग एंड लॉजिंग का, वो तो कर मुक्त लिखा था ना ऊपर। तो टैक्सेबल कितना है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग टैक्सेबल, तो वो आपके हो जाएगा 24,000 इंटू 1/3। तीसरा व्यक्ति है ना जो, वो टैक्सेबल होगा ना। अभी तो हमने सीखा दो तो कर मुक्त होते हैं, सही बात है, तो टैक्सेबल कितने होते हैं, एक, तो 8,000। ये तीन जो बॉक्स बनाए हैं, इन तीनों की टोटल टैक्सेबल आएगी, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इसकी कैलकुलेट करनी है 99,000। ये आपका पूरा पॉइंट आया टैक्सेबल का। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? टेक्निकल है, शॉर्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने ऊपर दो हिस्से इसलिए निकाले क्योंकि उसमें आरबीआई की लिमिट दे रखी थी। आरबीआई की लिमिट दो खर्चों पे लगती है, एक मेडिकल और एक ठहरना और रहना। तो मेडिकल और ठहरना रहना सही सही 1,66,000 होता था। सही सही का मतलब जो टैक्स फ्री की कैपेसिटी में आएगा। तो 1,66,000 में से आरबीआई कहती है कि 1,65,000 जो है वो ही आपके क्या होगा, लिमिट है। तो उससे ऊपर खर्च किया वो तो टैक्सेबल हो गया। तो सबसे पहले तो ये निकाल लिया टैक्सेबल। फिर आया यात्रा का खर्चा। तो यात्रा का खर्चा चूंकि इसकी 2 लाख से अधिक तनख्वाह है, एनुअल इनकम, तो ये सारा ही टैक्सेबल होता है। तीसरा आया कि रहने और ठहरने में जो तीसरे का खर्चा लगा था ना, वो टैक्सेबल है। तो तीसरे के लिए निकालने के लिए 24,000 इंटू 1/3, तीनों चीजें आ गई और ये टैक्सेबल हो गया 99,000। इसे मेन सवाल में ले जाओ। 99,000। अब यहां तक का टोटल लगाना है, कितना आता है, यहां तक का टोटल लगाना है 16,35,000। ये हो गया ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA 50,000। अंदर लिख लो आप। दूसरी डिडक्शन भी है इसमें, अंडर सेक्शन 16 सेकेंड है क्या, 16 सेकेंड, वो आपके ईए की है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के छूट का नियम पहली बार आएगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही इसकी छूट मिलती है। ये भी हमने नियम में पढ़ा था। एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट केवल किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो उसका रूल क्या था, पहला था आपके प्राप्त राशि, दूसरा अधिकतम 5,000 और तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ये रूल है उसका। तो वर्किंग नोट इसका भी लिखो, वर्किंग नोट नंबर 6, यहाँ पे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 6, EA एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन। ये आपकी केवल किसको मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ए होता है रिसीव्ड, तो आपको इसमें मिला 12,000 रुपये है। बी पॉइंट होता है मैक्सिमम 5,000। ये रूल की बातें कर रहा हूं मैं सारी, जो हमने पहले पढ़े हैं। और सी थर्ड पार्ट इसमें होता है आपके 20% ऑफ बेसिक सैलरी, केवल बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी का 20% लो, कितना आता है, केवल बेसिक सैलरी का लिया है 20% लेना है ना। तो बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी,
कितना निकाला आपने? 1,48,41,200। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी हो गया। इन तीनों में से जो कम है, तो कम आपकी एक ही अमाउंट है, वो है 5,000, है ना। तो ये तो कर मुक्त हो गया। टैक्सेबल कितना होगा? सॉरी, ये डिडक्टेबल हो गया। अब इसमें कम कर मुक्त नहीं है, इसे आप लिखो डिडक्शन। जो सबसे कम होगा उसकी छूट दी जाएगी, सही है ना। जो सबसे कम होगा उसकी छूट दी जाएगी। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस हमने ऊपर जोड़ा हुआ है, तो नीचे खाली 5,000 लेस करना है डिडक्शन में। तो ये आपके डिडक्शन कितने की, जो सबसे कम है वो डिडक्टेबल होगा। क्लियर? तो अब इसे मेन सवाल में ले जाओ। 5,000 रुपये, और थर्ड अंडर सेक्शन 16,111 यानी थर्ड, ये होता है प्रोफेशनल टैक्स पेड। तो प्रोफेशनल टैक्स जितना भी चुकाया जाता है वो यहाँ लेस होता है। तो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 250 रुपये चुकाए थे, तो 250 250 ये भी लेस करना है। इन तीनों की टोटल यहाँ बाहर ले आओ, 55,250। इसे लेस करने पर अब आंसर आना चाहिए 15,79,000 कितना, 750। ये टैक्सेबल आ गया, टैक्सेबल सैलरी। और ये देखो, ये ही आपका फाइनल आंसर है। सारी चीजें बराबर चलेंगी तो ये आंसर आपके दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। पूरा पूरा सही करते हो 20 में से 20 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 नंबर अभी किया, 18। इसमें आपके लिखा हुआ है, निम्नलिखित विवरण से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री अंकित की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। उसमें आपके सबसे पहले लिखा है नंबर 1, अप्रमाणित भविष्य निधि में, अ शब्द को अंडरलाइन कर लेना। प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान 3600 रुपये, LIC प्रीमियम के लिए 2400 रुपये, और मकान किराए के लिए मूल वेतन बेसिक सैलरी का 10% की कटौती करने के बाद शुद्ध वेतन 21,000 रुपये दिया गया। ऐसा पॉइंट हमने पहले भी किया है। बेसिक सैलरी करने के लिए जो नेट सैलरी दे रखी होती है, उसमें से जो जो पैसे काटे गए थे वो वापस जोड़ दो, बस ये इतना ही होता है। दूसरा, आप ये नोटिस करो, इसकी बेसिक सैलरी 21,000 ही है। ये वो वाला सवाल है जिसमें कर्मचारी की इनकम 50,000 से कम होती है एनुअल इनकम, यानी ये गैर विशिष्ट कर्मचारी वाला सवाल है। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। गैर विशिष्ट कर्मचारी मतलब उसकी कुछ सुविधाएं जो है वो क्या होती हैं, कर मुक्त होती हैं। यानी जो सुविधाएं विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य हैं, अगर वो गैर विशिष्ट है तो वो कर मुक्त हो जाती है उसके लिए, है ना। वो इसमें आएगा। महंगाई भत्ता 300 रुपये यानी DA 300 रुपये पर मंथ है। बोनस 3,000 रुपये है। मनोरंजन भत्ता 400 रुपये प्रति माह है, जो कि 10 वर्ष पूर्व पहली बार स्वीकृत किया गया था। इस बात का कोई मतलब नहीं है, 400 रुपये प्रति माह है। उसके बाद में लिखता है, अप्रमाणित भविष्य निधि, शब्द अ है यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अंशदान 7,200 है। ये टैक्स फ्री होता है, अप्रमाणित है इसलिए। फंड की एकत्रित राशि पर 15% की दर से ब्याज जमा हुआ 9,000, ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अप्रमाणित भविष्य निधि, ये दोनों पॉइंट टैक्स फ्री होते हैं ड्यूरिंग द सर्विस। रिटायरमेंट पे जब मिलता है तब टैक्सेबल होता है। एक सुसज्जित मकान की सुविधा, यानी उसे मकान की सुविधा दी गई है। नियोक्ता द्वारा मकान का देय किराया 2,000 रुपये प्रति माह है, जिसमें फर्नीचर 200 रुपये प्रति माह शामिल है। तो यहाँ पे उचित किराया शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो 8 रेंट पेड है। तो जब भी होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चुकाया गया किराया और वेतन का 15% दोनों में से जो भी कम हो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। क्या नियम है,
रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम हो वह मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और ये पॉइंट भी हमारे लिए पहली बार आया है जब रेंट पेड है, मकान नियोक्ता का नहीं है। पानी बिजली की सुविधा के लिए गत वर्ष में नियोक्ता ने 1500 रुपये व्यय किए थे। कार्यालय समय के दौरान, अंडरलाइन कर लेना, कार्यालय समय के दौरान मुफ्त भोजन की सुविधा जिसका मूल्य 2000 रुपये प्रति माह है, माह में औसत रूप से 25 कार्य दिवस हैं। नियोक्ता कर्मचारी से 400 रुपये प्रति माह वसूल करता है। तो भोजन की सुविधा दी गई है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो भोजन की सुविधा जब दी जाती है तो उसमें 50 रुपये पर डे के हिसाब से कर मुक्त होता है। तो हमें काउंटिंग निकालनी पड़ेगी कितनी आती है, और ये प्रति माह दे रखा है। ठीक, तो गणित के बेस पे आ जाएगा। पर्दा लगाना पीछे। उसके बाद में आगे लिख रखा है यात्रा भत्ता 9000 रुपये, जिसमें वास्तविक खर्चा 6600 है। तो जितना खर्च किया उतना टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। 15000 रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी पर नियोक्ता द्वारा प्रीमियम चुकाया गया 2000 रुपये। तो यहाँ पे जीवन बीमा पॉलिसी है, तो जीवन बीमा पॉलिसी आपके टैक्सेबल होती है। उसने अपनी पत्नी के इलाज पर गत वर्ष में 17000 रुपये खर्च किए। ठीक है, इस संपूर्ण राशि का नियोक्ता ने पुनर्भरण किया। इलाज एक निजी अस्पताल में करवाया गया था, तो पुनर्भरण है, टैक्सेबल हो जाएगा। इतना ही सवाल है। ये इंग्लिश में आपका सारा क्वेश्चन वापस आ गया, आप रीड कर लो इसको। बीकानेर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2005 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? 18 का आंसर करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ये 4 असेसमेंट ईयर 2020-21। नंबर 1 बेसिक सैलरी। वर्किंग नोट 1 ले सकते हो या आप इसे यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपने वर्किंग नोट नंबर 1 ले लेते हैं। तो बेसिक सैलरी सीधा ही यहाँ पे आ जाओ। वर्किंग नोट 1 बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के लिए आपको सबसे पहले नेट सैलरी लेना है। तो नेट सैलरी आपकी कितनी है? 21,000। उसके बाद में इसमें आपको जो जो चीज़ें कटी थी वो ऐड करनी है। तो सबसे पहले URPF कितना पेमेंट था उसका? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा लिया था ना उसने, 3600। और LIC का कितना? 2400। और 30, बस इतना ही है। टोटल लगाओ इसका 27,000। और एक और चीज़ इसने ली थी वो था रेंट। रेंट 10% था, तो उसको कैसे निकालेंगे? 27,000 ये 90% है, तो 10% कितना होएगा? वो आएगा 3,000। तो जोड़ने पर ग्रॉस सैलरी आपकी आ जाएगी 30,000। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। सेम पॉइंट है, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन था, तो वैसे का वैसे हमें इसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेंट 10% लिखा हुआ था, इसका मतलब रेंट को छोड़कर बाकी सैलरी 90% है। तो बट्टे 90 कर दिया, इंटू 10 किया तो रेंट आ गया। जैसे ही 27,000 में रेंट जोड़ा तो टोटल सैलरी आ गई। ठीक है ना, बस ये इतना ही है।
वर्किंग नोट हो गया। अब यहाँ पे लिख दो 30,000, ये आपके बेसिक सैलरी आ गई। नंबर 2, बेसिक सैलरी के बाद में क्या लिख रखा है? डीए कितना लिखा हुआ है? डीए 300 इंटू 12, 3,600। उसके बाद में बोनस कितना है? वो आपके है 3,000। ये सीधे टैक्सेबल वाले पॉइंट है, लाइन टू लाइन चलेंगे। फिर तो एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल कितना है? 400 रुपये पर मंथ। तो 12×4 = 36 होता है क्या? 12×4 = 48, 4800। उसके बाद में अगला क्या है? वो दोनों टैक्स फ्री हैं, वो छोड़ दो। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड छोड़ दो, टैक्स फ्री है। उसका अगला पॉइंट अपना है उसका ब्याज, वो भी छोड़ दो, आगे बढ़ो। हाउस फैसिलिटी, हाँ, हाउस फैसिलिटी के अलावा और कोई पॉइंट? तो हाँ, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गए ना। अच्छा, और कितना है उसका? 1,500 रुपये है ना। और क्या है बताओ उसके अलावा? भोजन की सुविधा, तो लंच फैसिलिटी अपने को टैक्सेबल निकालनी है, वो भी कर लेंगे। और बताओ क्या है? हाँ, ट्रैवलिंग अलाउंस है ना। तो अलाउंस पहले लेना है, इसलिए मैंने आपको आगे बढ़ाता रहा। तो अब यहाँ पे अलाउंस लिखो। 5th, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 9,000 माइनस 6,600। मिला था 9,600, जिसमें 6,600 खर्च किया, बाकी कितना बचा? ये टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस के बाद में LIC प्रीमियम पेड था, तो वो भी लिखो। छठा, LIC प्रीमियम पेड कितना पे किया इसमें? तो 2,000 टैक्सेबल लिख दो। उसके बाद में और हाँ, पुनर्भरण है, ठीक है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। और इतना ही सवाल हो गया। अब इसमें ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। तो वर्किंग नोट में आओ। वर्किंग नोट नंबर 2। तो इसकी जो सैलरी है ना, वो 50,000 रुपये से अधिक है या कम है, ये अपने को चेक करना है। तो इसकी बेसिक सैलरी देखो, वो क्या कहता है? बेसिक सैलरी मैं बताता हूँ, वो चीजें छोड़ते रहो। बेसिक सैलरी कितनी है? 30,000। उसके बाद में अदर सैलरी में उसके जो उसे प्राप्त हुई, वो भी सारी जोड़ो। अदर, हाँ, एक मिनट में इसको। बेसिक सैलरी 30,000, डीए कितना है? डीए 3,600 प्लस डीए के बाद में कितना है? 3,000। फिर कितना है? 4,800। उसके बाद में कितना है? 2,400। फिर LIC 2,000। तो ये जो इसको मिलता है, LIC भी अगर नहीं ले तो चलेगा मॉनेटरी रिसिप्ट में। तो अभी तक का टोटल कितना आता है इसका? 45,800। तो इसकी 50,000 से तनख्वाह कम हो गई, कैश रिसिप्ट। तो यहाँ पे लिखो, चूंकि इसकी टोटल इनकम 50,000 से कम है, अतः वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और एक और कौन सी फैसिलिटी थी? मेडिकल की सुविधा
कर मुक्त होगी, क्योंकि यह विशिष्ट कर्मचारी नहीं है। ठीक है ना? ये बात हमने पहले प्रश्न शुरू हुआ तभी आपको बता दी थी कि ये विशिष्ट कर्मचारी नहीं है, और विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल, ये तीन चीजें इसके लिए क्या हो जाएगी? करमुक्त हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, समझ में आता है, सारी चीजें होगी। अब ये तीन छोड़कर अब अपने कौन कौन सी बातें बची उन पे वापस आएंगे। अब आता है लंच। लंच है ना, तो वर्किंग नोट लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 3। उसमें आपके लंच फैसिलिटी, भोजन की सुविधा, भोजन की सुविधा में उसको कितने रुपए पर मंथ उसके लिए खर्च करता है वो? 400 रुपए। तो वो उससे लेता है, खर्च 2000 करता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखो, 2000 रुपये माइनस 400 बट्टे कितने दिन है महीने में? 25 दिन। कितना आता है? 1600 बट्टे 25 हो गया। हाँ, 64 होता है ना। तो 64 रुपीज पर डे का खाना मिलता है। नियम कहता है 50, नियम क्या कहता है? 50 रुपए से लो। तो 50 रुपए कर मुक्त है, 50 रुपए क्या होता है? टैक्स फ्री। तो टैक्सेबल कितना हुआ? 14 रुपए हो गया। 14 रुपए। और साल में महीने में कितने दिन है? 25 दिन है। और साल में महीने कितने हैं? 12। ये इसकी टोटल करो कितना आता है? 4200। बस ये इतना ही पॉइंट है, समझ में आया? दोबारा से देखें। सबसे पहले हमें ये निकालना है कि एम्प्लॉयर खर्च कितना कर रहा है पर डे से। तो 2000 रुपये टोटल महीने का खर्च करता है, जिसमें से 400 रुपये कर्मचारी से ले लेता है। ये प्रश्न में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब खर्च उस पर कितना हुआ? 1600 रुपये पर मंथ। और एक महीने में 25 दिन होते हैं, ये भी प्रश्न में लिखा हुआ है। तो डिवाइड किया तो 64 रुपये पर डे का खाना उसे दिया जाता है। इनकम टैक्स का नियम कहता है कि 50 रुपये तक आप कर मुक्त कर दो। तो पीछे कितना बचा? 14 रुपये। तो 14 रुपये टैक्सेबल होंगे एक दिन के। तो महीने में दिन कितने होते हैं? 25। और साल में महीने कितने होते हैं? 12। तो पूरे साल का कितना हिस्सा टैक्सेबल आ जाएगा? 4200। इसे मेन सवाल में ले जाओ। 7th पॉइंट, लंच। तो लंच फैसिलिटी आपके इसमें 4200। वर्किंग नोट नंबर कितना था इसका? वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद में अब अपना काम रह गया इसमें हाउस फैसिलिटी का। और तो कुछ रहा ही नहीं, बाकी सारे तो कर मुक्त हो गए। देखो मेरे हिसाब से हाउस फैसिलिटी बचा है अब। तो 8th नंबर पॉइंट आप लिखें, हाउस फैसिलिटी। क्यों, बाकी सारे हो गए ना? तो हाउस फैसिलिटी लेना है, ये अपने सारा क्वेश्चन। हाउस फैसिलिटी में इसको मकान किराए पर लेकर दिया गया है। तो मैं इसको यहीं पे वर्किंग नोट सॉल्व कर दूं, अगर आप कहें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप कहें तो वर्किंग नोट 4 लिख लो, पीछे ले जाएंगे। वो एक्चुअली इसमें जगह पूरी फिलअप नहीं होगी, आराम से हो जाएगा। वर्किंग नोट 4। अच्छा, मैं ये जब बात कहता हूँ ना कि इसको यहीं पे कर लेंगे, तो कई बार आप एग्जाम में मान लो टाइम लग रहा है ना, तो उस जगह में ही सॉल्व कर दिया करो उस चीज को, कि ये लो यहीं पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी में एक एक करके, पहले तो नियम ये है, एक, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद में और बी पॉइंट है 15% ऑफ सैलरी। ऊपर ब्रैकेट में लिख देना मकान
किराए पर लिया है, जब मकान किराए पर लेते हैं तो ए और बी दोनों में से जो कम होता है वो मकान की सुविधा मानी जाती है। तो सबसे पहले सैलरी अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सैलरी का मतलब कितना है ना। तो सैलरी लिखो, सैलरी सेम होती है। तो सैलरी में आपकी सबसे पहले बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी कितना है 30,000, ये बेसिक सैलरी होगी, प्लस डीए स्टार, तो डीए स्टार नहीं है तो नहीं आएगा, प्लस उसके बाद में अन्य मौद्रिक प्राप्तियां और कर योग्य भत्ते। तो कर योग्य भत्ते में प्राप्तियों में बोनस आ जाएगा, कितना है बोनस 3,000, ये बोनस हो गया। प्लस और क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है 4,800 EA। और क्या है, एक वो आपके है ट्रैवलिंग अलाउंस है ना, TA 2,400, सुविधा है वो तो ये आपके अलाउंसेज में और कुछ नहीं है। कर योग्य भत्ते, मौद्रिक प्राप्तियां और डीए स्टार लेते हैं। डीए स्टार इस प्रश्न में है नहीं, तो बाकी सारा जोड़ो कितना होता है 40,200। ये सैलरी इज इक्वल टू हो गया, तो 40,200 का 15% निकालो, कितना होता है 6,030। ठीक है, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना रुपए पे करता है पर मंथ, कितना है हाँ हाँ, एक मिनट, फर्नीचर अलग करना है बेटा। इसमें लिखता है 2,000 रुपये देता है, जिसमें से 200 रुपये फर्नीचर का किराया है। तो फर्नीचर का किराया अलग हटा लो, तो 1,800 ही बचा। 1,800 इंटू 12 कितना होता है 21,600। इन दोनों में से जो कम है वो सुविधा माना जाएगा। तो कम कौन सा है, हाँ बेटा 6,030, ठीक है ना। 1,800 कैसे आया पता चला, 2,000 में फर्नीचर का था, वो अलग करना है। तो यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ हाउस 6,030 एड रेंट ऑफ फर्नीचर, वो यहाँ जुड़ेगी 200 इंटू 12 कितना होता है 2,400। तो अब आपके टोटल हाउस फैसिलिटी आएगी 8,430। इस 8,430 में से लेस रेंट डिडक्टेड, प्रश्न में स्टार्ट में आया था कि रेंट डिडक्ट की गई थी 10%, वो 10% कितना था 3,000। तो 3,000 रुपये कर्मचारी से ले लिए जाते हैं, तो वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5,430। ये आपके इसमें आएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आता है सारा लाइन टू लाइन। ये पॉइंट भी पहले एज इट इज आया हुआ है, इसमें फर्नीचर का किराया अलग से जोड़ दिया। 15% क्यों लिया है, क्योंकि नियम में है। ठीक है, बढ़ाएं इसे आगे, तो 5,430 अपने यहाँ लिख दो 5,430। अब टोटल लगाओ यहाँ पे 55,000, जोड़ लो एक बार वापस 55,430। ये आपके हो गया ग्रॉस सैलरी लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA। 50,000 रुपये उसके छूट दे देंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी, टैक्सेबल सैलरी 5,430। बस इतना ही सवाल है, यहाँ तक कि अपने को करना है। आंसर हमने यही देखा था 5,000, 50,000 लेस करने के बाद में यही आता है टैक्सेबल। ठीक है प्यारे बच्चों।